हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए चाइनीज़ ड्रामा का लव ऑफ रेप्लिका का पार्ट 3 एंड 4 लेके आए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पहले के पार्ट्स हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो जल्द से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम पार्ट 3 एंड 4 साथ में एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लू अपने डैड के हिडन रूम में जाता है, जहाँ पे शीशी की फ़ोटोज़ लगी रहती है। वहाँ पे उसे ये पता चलता है कि शीशी और आन्यू दोनों ट्विंस है, ये बात उसे पता चल जाती है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर सू, जो शीशी के डैड होते हैं, वो शीशी का शो देख लेते हैं और वो उसमें डिंग को देख लेते हैं। इसलिए वो वापस आ रहे होते हैं इसके पास, क्योंकि वो शीशी के सारे फ्रेंड्स के बारे में जानते थे, लेकिन ये डिंग के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए इधर हम देखते हैं कि शीशी डिंग को एक कैंडी देके वहाँ से चली जाती है, और डिंग देखता है कि उस कैंडी के रैपर में उसने अपना नंबर लिखा था। वो उस नंबर पर कॉल करता है, तभी वो नंबर शीशी का होता है और वो शीशी को कॉल करता है। तभी वो बोलती है कि कल सुबह 11 बजे वो अपने फिशिंग विलेज ले जाने के लिए बोल रही थी। तभी अगले दिन शीशी अपनी मीटिंग के बाद डिंग के साथ जाने के लिए निकल रही होती है, लेकिन लू उसे वहाँ पे पकड़ लेता है। तभी वो अपने क्लास जाती है, लेकिन लू तो उसके पीछे नहीं छोड़ता, वो उसके साथ साथ ही चिपका हुआ रहता है। तभी शीशी बहाना करती है कि उसका पेट दर्द हो रहा है, उसके लिए भी उसके पास मेडिसिन होता है। ये आइडिया भी उसका काम नहीं करता। उसके बाद वो अपने पीरियड्स का बहाना देती है, और इसके लिए तो वो उसको बाहर भेजती है शॉप में, क्योंकि पैड्स लाने के लिए। लेकिन लू के पास तो सैनिटरी पैड्स भी रहते हैं। तभी वो उसे पूछती है, क्या तुम लड़की के सारे सामान अपने पास ही रखते हो? तभी लू बोलता है कि इमरजेंसी केस में काम आता है, इसलिए। उसके बाद शीशी कुछ और बहाना लगाती है ताकि वो इसको चकमा देके निकल सके। वो वॉशरूम जाती है और वो एक लड़के को पीछे से बम में मार देती है। उसके पीछे तो लू खड़ा हुआ होता है। फिर वो बाथरूम में घुस जाती है। इसके बाद वो लू के ऊपर हिट करने जा रहा होता है, लेकिन लू तो उसे को अच्छा सबक सिखा देता है। ये सब केस में शीशी को बहाना मिल जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर डिंग उसे लेने आता है। फिर वो उसके साथ बैठ के विलेज जाती है। तभी डिंग उसे कहता है कि तुम आन्या हो, शीशी नहीं हो। ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब तुम विलेज पहुँच जाओगी। तभी वहाँ पे जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, उसके डैड का फ़ोन आता है, क्योंकि उसके डैड ऑफिस आ रहे होते हैं और उसे शीशी नहीं दिखती है। तभी वो शीशी घबरा जाती है। उसके डैड पूछते हैं, तभी वो बहाना करती है कि वो एक क्लासेस में आई हुई है। तभी उसके डैड बोलते हैं मिस्टर शू कि लू को फ़ोन दो, लेकिन लू तो वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पे लू भी आ जाता है और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। तभी मिस्टर शू उसे बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम अकेले क्यों गए उसको लेके, कुछ गड़बड़ हो जाती तो। तभी वो मिस्टर शू को सॉरी बोलता है और बोलता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी उसके हाथ से शीशी फ़ोन छीन लेती है और अपने डैड से बात करने लगती है कि मुझे सारे बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ लू को ही लेके आई हूँ। और लू मिस्टर शूज़ को बोलता है कि यहाँ पे एक बीच में आए हैं जो कि वीडियो शूट करना रहता है। उसके बाद वो उसी के फ़ोन से त्यांशु को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए ये पूरे अपने मेंबर्स को लेकर यहाँ पे आ जाओ। उधर मिस्टर शूज त्यांशु को ऑफिस में देख लेते हैं और उसे डांटते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे मैनेजर हो, अपने आर्टिस्ट को अकेले ही शूट पे भेज देती हो। तभी यहाँ पे त्यांशु झूठ बोल देती है और बोलती है कि मैं भी यहाँ पे शूटिंग के मामले में ही रुकी थी और मैं अभी वहीं पे शूट पे जा रही हूँ। उसके बाद मिस्टर शू उसे बोलते हैं कि मैं भी शीशी को सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ पर जाऊँगा। तभी वो अपने ही कार में त्यांशु को लेके जा रहे होते हैं शूटिंग एरिया में। तभी गाड़ी में त्यांशु शीशी को मैसेज में सब कुछ बता रही होती है, लेकिन तभी वो बता नहीं पाती है, क्योंकि मिस्टर सू उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेते हैं और बोलते हैं कि अभी सफ़र बहुत लंबा है, तुम आराम करो। उसके बाद हम देखते हैं कि शीशी लू से पूछती है कि तुमने मेरे डैड से झूठ क्यों बोला। तभी वो कुछ जवाब नहीं देता है। तभी डिंग बोलता है कि कहीं तुम वो असली वाली शीशी को लाइक तो नहीं करते। तभी उन लोग की बात सुन के शीशी ज़्यादा गौर नहीं करती है, वो उन लोग की बातों को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो डिंग उसे हाउस बोट पर ले जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा यहीं पे बचपन बीता हुआ तुम्हारी मॉम के साथ। उसके बाद वहाँ की चीज़ों को देख के शीशी को ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पे सच में रही हुई है। उसके बाद उसको अकेला छोड़ के दोनों हाउस बोट से बाहर आ जाते हैं। तभी डिंग लू से पूछता है कि असली शीशी के बारे में। तभी लू उसे बताता है कि वो शीशी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, दोनों की शक्लें मिलती है, हो सकता है कि ये लोग ट्विन सिस्टर्स हैं। तभी डिंग पूछता है कि हो सकता है कि तुम्हारे बॉस ने आनी और उसकी मॉम को छोड़ दिया होगा, इसीलिए वो दोनों यहाँ पे आई होगी। तभी लू आनी और उसकी मॉम के बारे में पूछता है। तभी डिंग बताता है कि मुझे आनी ने एक बार बताया था बचपन में कि उसकी मॉम उसे बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करती है और उसे इस हाउस बोट के अंदर ही रहने को बोलती है। वो वहीं की खिड़कियों से बाहर झांकती थी और उसकी मॉम इस हाउस बोट से उसे बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं देती थी। इनफैक्ट उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं था। और तभी उससे डिंग मिला था और उन दोनों फ्रेंड्स बने और वो लोग एक फ़ोन की मदद से वो उसको आन्यू को दिलवाया था। लेकिन उसकी मॉम को पता चल गया था फ़ोन के बारे में। तभी वहीं पे उसकी मॉम ने उस फ़ोन को फेंक दिया था।
उसके बाद से आन्यू की बस एक ही विश थी कि वो इस हाउस बोट से आज़ादी मिले। और तभी डिंग बताता है कि उसके बाद से वो और उसकी मम दोनों ऐसे गायब हुए कि जैसे पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। इसके बाद शीशी को सब कुछ देख के रियलाइज़ हो गया था कि वो आन्यू ही है, वो शीशी नहीं है। और उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलती है और वो उससे मिलके बहुत खुश होती है, वो उसको शुक्रिया अदा करती है। लेकिन शीशी को अभी भी सब कुछ याद नहीं आया होता है और अब से अब हम इसको आन्यू ही बोलेंगे। तभी आन्यू लू के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं मिस्टर सू से सब कुछ बता दूंगी मेरी सच्चाई के बारे में, और मेरी मॉम भी लापता है, मुझे मेरी मॉम को भी ढूंढना है। तभी लू उसे इसका जवाब देता है कि तुम्हें अभी मिस्टर शू को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर ऑलरेडी बहुत पॉसेसिव है और यहाँ पे वो तुमसे मिलने भी आ रहे हैं। अगर तुमने बताया कि तुम असली शीशी नहीं हो, जब तक वो नहीं मिल रही होती है तब तक हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुमने बताया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और जब तक असली शीशी नहीं मिल जाती तब तक हमें वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे लू समझ जाता है कि इसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी ने जानबूझ के करवाया था ताकि आन्यू और शीशी का अदला बदली हो सके। तभी आन्यू कहती है कि मुझे तो मिस्टर सू बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। तभी लू कहता है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम उनके लिए शीशी थी और तब तुम बच गई थी, अगर तुम नहीं बचती तो वो तो उस ड्राइवर को ही जान से मरवा देते। और वो आन्यू को बोलता है कि तुम इसी तरह शीशी का ही एक्टिंग करती रहो जब तक हमें असलियत का पता नहीं चलता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मिस्टर सू और तियानसू दोनों आ जाते हैं। तभी आन्यू तो उन्हें देख के थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर वो सरप्राइज होने का नाटक करती है। तब वहाँ पे डिंग आ जाता है। उसके बाद मिस्टर सू डिंग से सवाल करने लगते हैं कि तुम कब से शीशी को जानते हो, तो वो कहता है 10 सालों से। और शीशी ने तुम्हारी पढ़ाई में कैसे हेल्प की, कोई बैंक डिटेल्स भी नहीं है जिससे कि तुमने वो ट्रांसफ़र किया हो पैसे। तभी वो झूठ बोलता है कि वो तो मुझे कैश देती थी। तभी यहाँ पे वो पकड़ा जाता है क्योंकि शीशी तो कभी कैश का यूज़ करती ही नहीं थी। तभी मिस्टर सू उसे धमकाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि सच बताओ तुम कौन हो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी तियानसू यहाँ पे कहती है कि हमें मिस्टर सू को सब कुछ सच बता देना चाहिए। तभी इस नाटक में डिंग भी शामिल हो जाता है और कहता है ये तो हमारा सीक्रेट था ना। तभी तियानसू कहती है कि मिस्टर सू भी हमारे साथ ही है तो इन्हें बताने से कुछ नहीं होगा। तभी डिंग आइडिया लगाता है और मिस्टर सू को बोलता है कि जो भी उस दिन शो में हुआ वो तो शीशी की और भी ज़्यादा इमेज अच्छे करने के लिए हम लोग ने ऐसा प्लान किया था। तब शीशी भी कहती है कि हाँ यही बात थी। तब जाके उसके डैड को यकीन होता है, लेकिन अभी मिस्टर शू को उसकी बहुत फिक्र रहती है। तभी शीशी कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, मेरे साथ तो लू था ही। तभी मिस्टर शू शूटिंग के बारे में पूछते हैं। तभी तियानसू बताती है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये शूटिंग थोड़ा डिले होगा और आज रात हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा शूटिंग के लिए। तभी मिस्टर शू उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि शीशी मेरे साथ ही जाएगी, वो आज रात को यहाँ पे नहीं रुकेगी। उसके बाद शीशी मिस्टर शू से बोलती है कि ओह हेलो ओल्ड मैन, यहाँ पे काम चल रहा है, आप मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप यहाँ से जाइए। एक्चुअली शीशी अपने डैड को ओल्ड मैन बोलती थी और ये चीज़ आन्यू को घर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पता चला था। तभी उसने शीशी के अंदाज में ही उससे कहा था। ये सुन के मिस्टर सू को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो शांत होते हैं और वो कहते हैं कि शीशी तुम्हें मेरे साथ पहले डिनर करना होगा। उसके बाद आन्यू मान जाती है और वो डिनर करने के लिए जाने लगती है। तभी लू डिंग से कहता है कि ये तो आन्यू है और यहाँ पे कोई उसे पहचान लेगा। तभी डेंग उन लोग को रोकता है और बोलता है कि वो डिनर की तैयारी कर रहा है, तब तक आप लोग यहाँ पे बीच पे घूम लीजिए। तभी वो लोग मस्त आराम से अपना घूम रहे होते हैं। शीशी अपने डैड के साथ अच्छे से घूम रही होती है। तो वहाँ पे बीच पे एक ओल्ड लेडी आती है और वो आन्यू को पहचान लेती है। तभी वो उसके और उसकी मामा के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी आन्यू उसके साथ रूड बिहेव करती है जानबूझ के। तभी वो ओल्ड लेडी बोलती है क्या तुम बीमार हो गई हो जो तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। तभी बीमार का नाम सुन के तो मिस्टर सू उस पर भड़क जाते हैं और उसको झाड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एंड टाइम में डिंग आ जाता है और उसे बचा लेता है, उस ओल्ड लेडी को वहाँ से ले जाता है। और तभी इसके बाद मिस्टर शू शीशी को गले लगाते हैं और तभी आन्यू सोच रही होती है कि मुझे तो ऐसे अच्छे से एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना अगर इनको पता चल गया कि मैं शीशी नहीं हूँ तो ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो लोग सिर्फ डिनर करते साथ में। उसके बाद वो मिस्टर शू को से ऑफ करने के लिए आते हैं, उन्हें बाय बोलने के लिए आते हैं। तभी वो लू को बोलता है कि शीशी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि तियानसू और डिंग दोनों मिल रहे होते हैं। तभी तियानसू डिंग को बोलती है कि यहाँ पे हमें म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए एक वेडिंग सेट चाहिए होता है। तभी डिंग उसे पूछता है कि क्या तुम इंगेज्ड हो या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन तियानसू उसके बात पे ध्यान नहीं देती। तभी डिंग बोलता है कि हमें ऐसे यहाँ पे सेट मिलेगा लेकिन हम ऐसा सेट बना सकते हैं। तभी तियानसू से बोलती है कि ये सेट रेडी करने के लिए जो भी कुछ है सब कुछ तुम करो। तभी डिंग बोलता है कि मैं कोई तुम्हारा असिस्टेंट या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ क्या जो तुम मुझे ये सब करने के लिए बोल रही हो। तो तियानसू कहती है कि तुम तो उसके भी लायक नहीं हो, उसकी इंसल्ट कर देती है
और त्यांशु बोलती है कि तुम्हें ये करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हें नहीं मिसेस यू से झूठ बोला था, अगर उनको पता चल गया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि लू और आन्यू दोनों बीच पे घूम रहे होते हैं। तभी आन्यू को एक थॉट आता है और वो बोलती है कि कहीं मुझे शीशी बनाने के लिए मेरा प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं किया हुआ है, मेरे फेस पे चेक करो तो। तभी लू थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसके फेस पे चेक करता है और बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो बोलती है कि शायद लगता है कि मैं और वो तो ट्विंस होंगे। तभी लू बोलता है कि जो भी हो अब हमें तुम्हारी मॉम को ढूंढना चाहिए। उसके बाद वो लोग शॉपिंग पे जाते हैं। वहाँ पे आन्यू को एक ब्रेसलेट पसंद आता है और लू उसे वो ब्रेसलेट दिला देता है। तभी उस पे ऐसा कुछ फील होता है, एक दूर से एक औरत आन्यू पे नजर रख रही होती है, ये चीज उसको फील होता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई औरत नहीं होती है। उसके बाद जब वो लोग साथ में दोनों आगे जाने लगते हैं तब भी वो औरत उन लोग को देख रही होती है पीछे से। अब ये औरत कौन होती है, उसकी मॉम होती है या कोई और, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शीशी वापस अपने हाउस बोट जाती है। वहाँ पे एक डस्टबिन होता है, उसके अंदर उसको एक फ़ोन मिलता है जो कि बहुत पुराना होता है और उसमें उसकी मॉम का ही मैसेज आया हुआ रहता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि तुम मिस्टर शू की ही बेटी हो और उन्हीं के साथ रहो, यहाँ पे वापस कभी मत आना। ये मैसेज पढ़ने के बाद तो वो एकदम परेशान से हो जाती है और वो सोचती है कि अब वो पता लगा के रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि त्यांशु शीशी को वीडियो शूट के लिए रेडी होने को बोलती है। तब शीशी अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को उसी फ़ोन से बहुत सारा रिप्लाई करती है कि आपने ये मैसेज क्यों किया, आप कहाँ हो, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन उसकी मॉम एक भी उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि डिंग ने बहुत अच्छा सेट बनाया हुआ होता है म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए और वो त्यांशु को पसंद भी आता है और वो लोग बचा हुआ काम भी साथ में करते हैं मिलकर और वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूज़िक वीडियो शूटिंग स्टार्ट होती है और वहाँ शीशी ट्राई करती है। उसके बाद जब वो शूटिंग करती है तो डायरेक्टर को एक भी उसका शूट पसंद नहीं आता है, एक भी एक्टिंग उसे पसंद नहीं आती है। वो बार बार उसको करने को कहता है लेकिन फिर भी उसकी कोई भी वीडियो उसको पसंद नहीं आती है। डायरेक्टर को वो फील ही नहीं आता है। तभी वो शीशी को डांटने लग जाता है। उसके बाद वहाँ पे लू जीन आता है और वो उसे बचाता है और वो बोलता है कि शीशी का ये पहला म्यूज़िक वीडियो है इसीलिए वो थोड़ी सी नर्वस हो रही है। उसके बाद डायरेक्टर उसका एटीट्यूड देख के उसको ही मेल एक्टर बना देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शीशी को एक पार्टनर की ज़रूरत है। उसके बाद वो दोनों शूटिंग करते हैं और ये शूटिंग शीशी बखूबी अच्छे से निभाती है और इन दोनों में उन लोग का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जब डायरेक्टर कट करने के लिए बोलता है उसके बाद भी वो लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं और इसी दौरान वो लोग कुछ फील भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को वो लोग सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी त्यांशु आन्यू के पास जाती है, यानी कि शीशी के पास जाती है और उसको बोलती है कि अपने बॉडीगार्ड के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना क्योंकि तुम तुम्हारे डैड को जानती हो ना। उसके बाद बीच में जब वो उससे बात कर रही होती है वो उसकी मॉम दिखती है। फिर वो अपने मॉम के पीछे पीछे जाने लगती है लेकिन उसकी मॉम पे अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद उधर लू जब त्यांशु के साथ शीशी को नहीं देखता है तब वो उससे पूछता है कि शीशी कहाँ गई, तभी वो बताती है। फिर वो शीशी के पीछे पीछे जाता है और वो हाउस बोट की तरफ रहती है और वो अपनी मॉम को लेकर काफ़ी टेंस रहती है, सोच रही होती है। तभी वो लू को बताती है कि मेरी मॉम मुझे छोड़ के क्यों चली गई और मेरे को मिलने क्यों नहीं आ रही है और बचपन में वो मेरे साथ वैसे बिहेव क्यों करती थी। उसके बाद उसका मूड ठीक करने के लिए लू उसे मूवी दिखाने के लिए लेके जाता है और वहाँ पे वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में उसके डैड भी उसको बहुत डांटते थे बेवजह, तभी वो घर से भाग भी गया था। उसके बाद जब वो लोग मिले थे वापस तब उसके डैड ने उसे एक बार भी नहीं डांटा और उल्टा वो लोग उसको लू को उसके डैड मूवी थिएटर में लेके गए थे, वहाँ पे उसको पॉपकॉर्न भी खिलाए और उस तब से उसके डैड उसको नहीं डांटा। तब भी वो शीशी को समझाता है कि हमारे पेरेंट्स जो भी करते हमारे भलाई के लिए करते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और उसको समझाता है। इधर डिंग तो त्यांशु के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है लेकिन त्यांशु बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देती है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तभी त्यांशु उसे बोल देती है कि मुझ पर अपना टाइम मत वेस्ट करो। वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है इनडायरेक्टली। उसके बाद बोलती है कि हम लोग कल से अपने अपनी दुनिया में अलग हो जाएंगे। तभी डिंग उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया में आ जाऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डिंग त्यांशु के लिए एक फ्लावर शॉप में जाता है और वो उसके लिए गुलदस्ता खरीदता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जियांग भी त्यांशु को लाइक करता है और वो भी वहीं पे जाता है। उसके बाद जियांग भी उसी के लिए त्यांशु के लिए फ्लावर खरीदने जाता है, बहुत ही सिंपल सा फ्लावर खरीदता है। उसके बाद दोनों त्यांशु के ऑफिस में मिलते हैं। वहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते और पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहीं पे काम करती है। तभी जियांग बोलता है कि हाँ और तभी डिंग बोलता है कि मैं मेरे होने वाली फ्यूचर गर्लफ्रेंड को बोल दूंगा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे मिलवा देगी। उसके बाद जब दोनों त्यांशु के बारे में पूछने जाते हैं रिसेप्शन में तभी वो पूछती है कि आप लोग को किससे मिलना है। तभी दोनों साथ में ही बोलते हैं त्यांशु। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। तभी डिंग बोलता है त्यांशु मेरी जल्दी ही गर्लफ्रेंड बनने वाली है।
तभी वो उसको बोलता है कि हाँ ठीक है, और उससे ऑल द बेस्ट बोल के जाने लगता है, लेकिन वो पीछे से उसे रोक लेता है। और जैसे वो जियांग पीछे मुड़ता है तभी वो उसको हिट कर देता है, उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और जियांग बोलता है कि चाहे वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी बने मेरी बने, वो अच्छा डिजर्व करती है, चाहे हम दोनों में से कोई भी हो। उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कंपटीशन में लग जाते हैं और दोनों अपना अपना गुलदस्ता रिसेप्शन के पास छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे त्यांशु आती है और वो जियांग वाला फ्लावर उसे पसंद आता है तो वो वही लेके चली जाती है और डिंग वाला फ्लावर वहीं पर छोड़ देती है। जब ये बात डिंग को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसके बाद डिंग को रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि अभी त्यांशु का असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है। वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे वो ऑफिस में किसी एक को पटा लेता है। उसके वहाँ पे त्यांशु मिलती है और त्यांशु से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बोलती है कि मुझे भी इंटरव्यू देना है, लेकिन त्यांशु उसकी इंसल्ट कर देती है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो। उसके बाद वो उसको मनाता है। उसके बाद त्यांशु मान जाती है और जब वो डिंग का रिज्यूमे देखती है तब वो काफ़ी खास नहीं होता है, उसे अच्छा नहीं लगता और वो कॉलेज भी ड्रॉप आउट रहता है। जब उसे ये पूछती तो डिंग बोलता है कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था। तभी त्यांशु बोलती है यहाँ का काम भी तुम्हें बोरिंग ही लगने वाला है। तभी डिंग उसे जवाब में बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ का काम बोरिंग नहीं लगेगा, मैं तो तुम्हारे साथ काम करूँगा और मुझे इस चीज़ करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और मैं बहुत ही चैलेंजिंग के साथ सारा काम करूँगा। उसके बाद त्यांशु उसे पूछती है कि अगर तुम मेरे असिस्टेंट रहते तो तुम मैंने इनको कैसे हैंडल करते। तभी वो बोलता है कि उसके जैसी लड़की पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है और हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए 24 घंटा। और वो बोलता है, त्यांशु से एक बेट लगाता है कि तुम देखना मैं न्यून वापस से शिशी के लाइफ में इंटरफेयर ज़रूर करेगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे जॉब के लिए कंसिडर ज़रूर करोगी। उसके बाद में होता भी कुछ ऐसा ही है। शिशी और लू दोनों स्टूडियो की तरफ आ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की उसके ऊपर कॉफ़ी फेंकती है, लेकिन तभी लू अपने अम्ब्रेला की मदद से वो कॉफ़ी को बचा लेता है और वहाँ पे वो लड़की विक्टिम कार्ड प्ले करती है। सारे मीडिया वालों को बोलती है कि शिशी मुझे जानबूझ के फंसा रही है। तभी ये शोरगुल सुन के अंदर से त्यांशु बाहर आती है डिंग के साथ और वो उस लड़की को संभाल लेती है और मीडिया वालों को भी अंदर आने के लिए चाय पानी के लिए ऑफर करती है। उसके बाद डिंग ध्यान से त्यांशु को कहता है कि मैं न्यून के मामले में तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा अगर तुम बोलो तो। तभी त्यांशु मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू यानी कि शिशी अपनी मॉम के मैसेज के बारे में लू को सब कुछ बताती है। उसके बाद मिस्टर सू कहीं काम से बाहर गए हुए होते हैं। उसके बाद इस मौके का फ़ायदा उठा के लू ने एक प्लान बनाया होता है वही ट्विन सिस्टर के बारे में पता लगाने के लिए। वो ऐसा सोचता है कि अगर मिस्टर शू के कमरे में जाके मुझे कुछ पता चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और उसने एक मैप भी बनाया हुआ था उनके रूम तक जाने का, जो कि बहुत सेफ़ होता है और सीसीटीवी कैमरे में भी वो रिकॉर्ड नहीं होगा और उसे उस रूम की तलाशी लेनी थी ताकि कुछ ना कुछ उसको पता चले सीक्रेट। इधर हम देखते हैं कि अन्यू यानी कि शिशी तो अपनी मॉम को बार बार मैसेज करने पे ही लगी थी, वो उसी के लिए परेशान थी बार बार। उधर हम देखते हैं कि लू उनके रूम में जाता है सीसीटीवी कैमरे से बच के। तभी वहाँ पे उसे एक लॉकअप दिखाई देता है और वो उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से किसी की आवाज़ आती है तो वो पर्दे के पीछे छुप जाता है और जो कमरे में आता है वो कोई और नहीं आनी हुई होती है। वो भी अपने ट्विन सिस्टर के होने का पता लगाने आई हुई होती है। उसे भी वो लॉकअप दिखता है और वो उसे भी अनलॉक करने का कोशिश करती है, लेकिन तभी गलती से एक स्विच पे उसका हाथ चल जाता है और वहाँ पे सारे कैमरास ऑन हो जाते हैं, यानी कि मिस्टर सू उस कैमरे को देख रहे थे। और तभी अन्यू मिस्टर सू की आने की आवाज़ सुन लेती है और वो उसके रूम से ही आ रहे होते हैं, लेकिन उसी रूम में उसको शीशी नहीं दिखाई देती है और तब वो लू को भी आवाज़ देते, लेकिन लू भी वहाँ पे नहीं होता क्योंकि दोनों तो उसके कमरे में होते हैं। तभी मिस्टर सू अपने रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वो आके अपने मॉनिटर यानी कि अपने कैमरे में चेक करते हैं कि शीशी तो उनके रूम की तरफ ही आई थी। तभी उनको शक हो जाता है कि शीशी इसी रूम में है। उसके बाद वो अपने रूम में छानबीन करते हैं और तभी वो पर्दे के पीछे उन दोनों को एक साथ देख ही लेते हैं, जो कि दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। उसके बाद अन्यू शीशी के अंदाज में अपने डैड से बोलती है कि आप इतना ध्यान दें। उसके बाद लू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके डैड शीशी से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा था। तभी शीशी बोलती है कि कुछ चल कहाँ रहा था, आप किसे पता था कि आप इतना जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद उसके डैड बहुत चिंतित और पूछ रहे कि क्या तुमने उसे फोर्स तो नहीं किया ना उसने तुम्हें। तभी वो बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शीशी नोटिस करती है कि उसके ड्रेस पे एक ईयरबड लगा हुआ था, जिससे कि लू सब कुछ सुन रहा था उन लोग की बातें। तभी वो अपने डैड से कह देती है कि मैं लू को लाइक करती हूँ। उसके बाद उसके डैड परेशान होते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तभी शीशी इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि आप तो ऑफिस के काम से बाहर चले जाते हैं, मैं घर में अकेले रहती हूँ, मुझसे सारे स्टाफ्स भी डरते हैं। तभी जब मेरे पास लू होता है तो मुझे अच्छा फील होता है, इसीलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो और भी ज़्यादा इमोशनल होकर बोलती है और साथ साथ ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना आप प्यार करते ना मॉम प्यार करती है, और मेरी तो मेमोरी भी लॉस हो चुकी थी, तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरी मॉम को मेरी फिक्र है या नहीं है। तभी उसके डैड भी इमोशनल हो जाते हैं और उस अपनी मॉम के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी मॉम और मैं हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब तुम
अपनी मॉम के पेट में थी तो उसके पहले तो तुम्हारी मॉम को एक डिजीज़ हो गया था जिसके बारे में उसने फ़िक्र नहीं की थी और डॉक्टर ने कहा था कि तुम ये बच्चा गिरा दो, लेकिन तुम्हारी मॉम ने ऐसा नहीं किया था। वो तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती थी और उसने अपने बीमारी की फ़िक्र ना किए उसे मेडिसिन लेना था, लेकिन वो मेडिसिन भी नहीं ली। और जब तुम इस दुनिया में आई थी उसके बाद तुम्हारी मॉम तो अपनी बीमारी भूल ही गई थी, वो तुमसे ही खुश थी। उसके बाद उसके डैड वो लॉकर खोलते हैं और एक बॉक्स निकालते हैं। उस बॉक्स में शीशी के फुटप्रिंट्स रहते हैं और एक बर्थ सर्टिफिकेट भी रहता है। उसके बाद अन्य वो नोटिस करती है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट शीशी का है और उसमें उसकी मॉम का नाम कुछ और था, यानी कि उसकी मॉम कोई और थी और उस दिन सिर्फ एक ही जन पैदा हुई थी, यानी कि उस दिन सिर्फ एक ही का जन्म हुआ था। उसके बाद वो ये सब नोटिस करती है और वो खुद भी इमोशनल हो जाती है अपने डैड की बातों से। उसके डैड एक बचपन की वीडियो दिखाते हैं जो कि उसमें शीशी रहती है और वो दोनों मॉम डैड रहते हैं। तभी वो बोलते हैं कि ये देखो तुम हमारी इकलौती बच्ची हो और हम दोनों तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे अलावा तुमसे और कोई भी प्यार नहीं कर पाएगा जितना हम करते हैं। और ये बात लू और अन्या दोनों सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अन्नू की मॉम रहती है उसने ही असली शीशी को छुपा के रखा हुआ है अपने पास।